शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की हमारी यह टॉपिक यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी थर्ड सेमेस्टर चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित शिक्षण से संबंधित है। आज हम अपनी इस टॉपिक में राजन की बुक से जो राजन की बुक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहने का मतलब जो राजन की बुक में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में हम डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। राजन की बुक हमने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि राजन की बुक से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 60% से एबव क्वेश्चन राजन की बुक से ही रहते हैं। तो इसलिए हमने इस सेशन को लिया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए हम पूरी डिटेलिंग में बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित शिक्षण। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज की अपनी टॉपिक और आज के अपने पहले प्रश्न की, जो कि दिया गया है। पूछा है बैंक खाता के प्रकार हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता या फिर सभी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या ये तीनों खाता जो दिए गए हैं ये बैंक खाता के प्रकार हैं? तो हाँ, यह तीनों खाते ही बैंक खाते के प्रकार हैं। अतः इसे इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह होगा सभी। तो चलिए आइए थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए ऑप्शन के रूप में दिया गया है बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, जमा खाता। तो हो सकता है आगे जो क्वेश्चन बनता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बाद जो क्वेश्चन बनता है एक एक लाइनर का, वन लाइनर का, जिसे आप कह सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जमा बचत खाता किसे कहते हैं, चालू खाता किसे कहते हैं या फिर सावधि जमा खाता। तो आइए इन छोटी छोटी बातों को भी जान लेते हैं। तो बचत खाता क्या होता है? बचत खाता ग्रामीण एरिया में रहने वाले सामान्य लोग खुलवाते हैं, जिनको महीने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है या फिर आप कह लीजिए 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने में पड़ती है। आप एक तरीके से कह सकते हैं सामान्य किसान जो होते हैं, खासकर वही लोग या फिर सामान्य वर्ग के लोग जिनको पैसे की ज़रूरत महीने में या 20 दिन, 15 दिन में पड़ती है, वो लोग बचत खाता ज़्यादातर वही लोग खुलवाते हैं। और अगर हम बात करें चालू खाता की, तो चालू खाता क्या होता है? चालू खाता व्यापारी लोग खुलवाते हैं। चालू खाता में क्या होता है कि इसमें पैसे आप हर दिन निकाल सकते हैं, हर दिन जमा कर सकते हैं। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा चालू खाता। इस पे बैंक ब्याज नहीं देती, अगर देती भी है तो बहुत ही कम मात्रा में देती है। आप इसमें क्या करना है आपको कि बचत चालू खाता में आप पैसे निकाल सकते हैं, चाहे जब जमा कर सकते हैं। सावधि जमा खाता का मतलब होता है एक फिक्स डिपॉजिट, मतलब एक आप पैसा जो जमा कर दीजिए, एक निश्चित समय के लिए जमा करिए बैंक में। आपको समय मिलेगा कितना टाइम तक आप पैसा जमा किए, उसके पहले आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह का नियम होता है। तो जो बैंक खाता के प्रकार हैं वो तीनों हैं, और भी प्रकार होते हैं, वो हम अपनी एक वीडियो दूसरी बनाएंगे और पूरी डिटेलिंग में चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितने होने चाहिए? तो अल्पवयस्क मतलब होता है जो वयस्क ना हो या फिर वयस्क की श्रेणी में मतलब आने वाले हों, तो उन्हीं को हम अल्पवयस्क कहते हैं। और अल्पवयस्क के लिए जो खाता का जो समय का निर्धारण है आयु का, तो वह है 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष। आप 16 वर्ष और 17 वर्ष ये जो दिया गया है ये वयस्कों की श्रेणी में आते हैं ये लोग। आप 18 वर्ष के बाद वैसे वयस्कों की श्रेणी रखी गई है, लेकिन अल्पवयस्क आप यहाँ पे मूल निर्धारण 12 वर्ष माना गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 किसका सूत्र है? तो यह सूत्र साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज जब आपको निकालना होगा तो आप सूत्र लगाएंगे मूलधन गुणे दर गुणे समय। मूलधन को आप P से डिनोट करते हैं, दर को R से, समय को T से। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? देखिए ऑप्शन में चक्रवृद्धि, इसमें सही ऑप्शन बा होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। अब पहला ऑप्शन दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इसमें मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिला हुआ होता है, इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है A बराबर P, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान 100 की पावर n। n की जगह n को n समय है, n को आप t भी लिख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है और मूलधन,
अगर आप चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्रधन जो होता है उसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ होता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। इसको आप मूलधन प्लस ब्याज भी लिख सकते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर। ठीक है, और चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन आप निकाल देंगे तो ब्याज बच जाएगा। मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है वह धन जो आपके पास प्रारंभिक में मात्रा जो आपके पास धन की है, स्टार्टिंग में जो आपके पास धन है वही होता है मूलधन। ठीक है, जितनी धन आपके पास है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक देय का मतलब होता है ब्याज को 6 महीने पे देना है। ठीक है, 6 महीने पे 10%, फिर 6 महीने पे 10%। तो आप किस तरह से देंगे 2000 पर, तो 2000 पर आप जब पहली बार ब्याज देंगे तो 2000 गुणे 2000 6 महीने पर, तो 6 महीने पे 10% देंगे, 2000 का 10% बटे 100। तो 10% देखिए, 10% आप नहीं देंगे। अब यही चीज़ आप गलती करेंगे, आप तुरंत 10% लगाएंगे और 2 बार लगा देंगे। ठीक है, इसलिए हम जानबूझ के 10% लिखे हैं। तो यहाँ पे 10% आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि 10% जो है वो एक वर्ष के लिए है, और एक वर्ष को 6 महीने में तोड़ रहा है, मतलब अर्धवार्षिक नहीं कर रहा है, ब्याज की दे अर्धवार्षिक है। तो एक वर्ष को आप 6 महीने में तोड़ेंगे तो आप वार्षिक जो ब्याज की दर है उसको भी 5% में तोड़ देंगे। तो 5% में जब आप तोड़ेंगे तो क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आप 2000 पे जो ब्याज लगाएंगे वह 5% लगाएंगे। तो 5% जब लगा देंगे आप, तो ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, ये जीरो ये, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 बराबर हो गया 100। तो पहली साल आप ब्याज दिए 100 रुपये। ठीक है, पहली साल आपका ब्याज जुड़ के कितना हो जाएगा, 2000 में 100 रुपये ब्याज लगेगा आपका पहली साल। तो 2000 में 100 रुपये जुड़ जाएगा, तो पहली साल जब एक साल कंप्लीट होगा तो टोटल आपका जो धन हो जाएगा वो हो जाएगा 2100 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसमें 100 रुपये ब्याज भी जुड़ गया। आप दूसरी साल भी जब इसी पे आप 5% देंगे, 2100 पे 5% देंगे, पता आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज जुड़ जाता है अगली साल। अगर आप ब्याज नहीं चुकता कर रहे हैं तो ब्याज जुड़ जाएगा। तो अगली साल आप ब्याज देंगे 2100 पे, कितना देंगे, 5%, फिर छमाही दे है तो 5% देंगे, फिर 5 कर दीजिए 5%। अब की बार देखिए कितना ब्याज आपको देना है, फिर उसी को आप 2100 में जोड़ दीजिएगा। तो जीरो जो काटेंगे तो 21 पंचे कितना होगा, 105। ठीक है, 105। अब 105 जब आप 2100 में जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको टोटल मिल जाएगा 2205 रुपये। अब आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। हमने पहले आपसे बताया था मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो आपको ब्याज प्राप्त होगा। तो मिश्रधन में से मूलधन कितना है, 2000 रुपये, 2000 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 205 रुपये। ठीक है, 205 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ब्याज। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ही आपका हो जाएगा 205, ना कि केवल ब्याज नहीं, आप चक्रवृद्धि ब्याज इसको बोलेंगे क्योंकि ब्याज पे ब्याज आप दिए हैं। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सबसे छोटी पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या है। तो धन प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और ऋण -1 -2 -3। ठीक, सबसे छोटी जो धन प्राकृतिक संख्या वो 1 है। आइए आगे बात करते हैं। आगे दिया है पूर्ण धन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या, सॉरी धन यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम घन पढ़ना। घन मतलब होता है कि किसी भी संख्या का क्यूब। तो यहाँ पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो पूर्ण घन हो। ठीक है, पूर्ण घन का मतलब जैसे यहाँ पे अगर दिया होता 8, कोई संख्या 8 दी होती तो वो पूर्ण घन होता। ठीक है, किसका, 2 का, जैसे 2 गुणे किसी भी संख्या का घात 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 प्राप्त होगा। 8 पूर्ण घन है किसका, 2 का। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं, आगे क्लियर होगा, इसी टॉपिक पे बात है। किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है। तो हम बताएं थे किसी संख्या का अगर घन निकालना हो तो उस संख्या की 3 घात होती है। जैसे मान लो 2 का घन कितना है, 2 का घन बराबर 8 होगा। अब कैसे होगा, इसी संख्या जो 2 का घन आपको निकालना है, 2 का घात 3 कर दीजिए। तो 2 का घात 3 करेंगे तो घन आपको 8 प्राप्त होगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये होगा 2 का पूर्ण जो घन होगा वो 8 होगा। 8 पूर्ण घन है किसका, 2 का। आइए आगे बात करते हैं। 27 किस संख्या का घन है। 27 किस संख्या का घन है, मतलब
कौन सी ऐसी संख्या है जिसकी घात 3 करने पर 27 प्राप्त होगी। तो 3 की घात आप अगर 3 करेंगे तो आपको 27 प्राप्त होगा। 3 × 3 बराबर 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो आपको 27 प्राप्त हुआ। और 27 पूर्ण घन है, तो 27 किसका पूर्ण घन है, तो 27 3 का पूर्ण घन है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है वर्गमूल के चिन्ह, ये है चिन्ह वर्गमूल का, और अगर इसी के आगे आप 3 लिख देते हैं तो ये हो जाएगा चिन्ह घनमूल का। ठीक है, और वर्गमूल का चिन्ह के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो वर्गमूल का, लेकिन अगर 2 लिखा है तब भी वो वर्गमूल का चिन्ह होगा। वर्गमूल का चिन्ह का मतलब होता है अंदर जो संख्या दी गई है वह संख्या आपको उसी संख्या का मतलब वर्गमूल आपको निकालना है, और फिर घनमूल का चिन्ह जाए तो उसी संख्या का घनमूल। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर बाईं ओर, देखिए वर्गमूल का ये चिन्ह है, इसके ये होता है दायां, ये होता है बायां। ठीक है, बाईं ओर मतलब इस ओर, यहाँ पे, यहाँ बाईं ओर हम यदि 3 लिख दें, मतलब ये वर्गमूल है, इसका बायां ओर ये है, यहाँ अगर हम 3 लिख दें तो वह किस चिन्ह को प्रदर्शित करेगा, तो यह पूरा चिन्ह जो होगा वह होगा घन मूल का चिन्ह। मतलब इसके अंदर जो संख्या लिखी रहेगी उसका घनमूल आपको निकालना रहेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए वर्गमूल, वर्गमूल, वर्ग का चिन्ह होता है, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी संख्या का स्क्वायर, उसी का हाथ 2 कर दो। वर्गमूल का मतलब होता है कोई संख्या करनी में लिखी हो। घनमूल का मतलब होता है उसके आगे 3 लिखा हो। समझ गए, चारों ऑप्शन, 3 ऑप्शन के बारे में बात हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। 6 कलमों का जो मूल्य है वो 24 है, तो 6 कलमों का मूल्य 24 है, तो 10 कलमों का मूल्य आपको बताना है कि जो 10 कलमें हैं, कलम मतलब पेन, तो उसका मूल्य कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा, ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसमें क्या करना है केवल कि अगर 6 दिया है 24 के, तो 10 कितने के बराबर होगा। तो आइए निकालते हैं इस तरह से। देखिए 6 बराबर है 24 के, तो 10 निकालना है, तो 10 बराबर हो जाएगा 24/6 से भाग दे दीजिए, गुणे 10 से गुणा आप कर देंगे, तो 6 चौके 24, और 4 में 10 से गुणा करेंगे, 4 दहा में 40, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 40। सही उत्तर होगा द। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करें, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 है, तो 8 मजदूरों की मजदूरी, सेम उसी पैटर्न पर इसको भी सॉल्व करना है। 5 बराबर 1250, तो 8 बराबर कितना होगा, 8 बराबर हो जाएगा आपका, तो 8 बराबर हो जाएगा 1250 बटे ये 5 से भाग दे देंगे, गुणे 8 से गुणा कर देंगे। तो आप जब काटेंगे तो ये 25 अट्ठे 125, सॉरी 5 5 पचसहिया में हो जाएगा 125, और 8 से जब गुणा करेंगे 25 में तो ये हो जाएगा 200, ये 200 हो गया, और एक जीरो यहाँ बच रहा है तो यही जीरो लगा देंगे, तो आपको कितना उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2000। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2000। आइए आगे बात करते हैं। समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। तो समानुपात में देखिए इस तरह से कुछ पैटर्न बनता है समानुपात का। एक इस संख्या होती है यक्स, फिर अनुपात का चिन्ह लगता है, फिर आप दूसरी संख्या वाई मान लीजिए, फिर ये समानुपात का चिन्ह इस तरह से लगता है, फिर तीसरी संख्या आप जेड मान लीजिए, फिर इस तरह से अनुपात का चिन्ह लगाइए, फिर क्यू मान लीजिए। अब क्या है, इसमें होता है आंतरिक पदों का गुणनफल, पहले बाह्य पदों का गुणनफल होता है बराबर आंतरिक पदों के गुणनफल के, तो बीच में क्या लगता है, बराबर का चिन्ह। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर का चिन्ह लगता है बीच में आंतरिक पदों के। तो वही पूछा समानुपात में बाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल में जो संबंध होता है, क्या संबंध होता है, बराबर का संबंध होता है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। समानुपात में कितने पद होते हैं, तो समानुपात में कितने पद होते हैं, समानुपात में 4 पद होते हैं, अभी ऊपर हमने बताया था, यक्स अनुपाते वाई और समानुपाते जेड अनुपाते क्यू, या आप इसको संख्या में भी लिख सकते हैं किसी तरह से भी। जब आप 4 संख्या लेंगे तभी समानुपात पूरा क्लियर होगा, समानुपात का चिन्ह क्योंकि बीच में लगता है तभी पूरा समानुपात कंप्लीट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। यदि 6 किताबों का मूल्य 24 है तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा। सिंपल है, ऊपर वाले पैटर्न पर 6 बराबर हो गया 24, तो आपको निकालना है 7 बराबर कितना होगा, तो 24/6 गुणे 7, तो आप काटेंगे 6 चौके 24 और 4 से 7 में गुणा करेंगे, 7 चौक 28, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 2/5 की घात
सॉरी 2/3 की घात 5 का अर्थ है, देखिए दो आपको पूछा है 2/3 पूरे की घात 5, आप इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 ब्रैकेट हटा के 3 की घात 5, ठीक है, अलग अलग। और भी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बार, ठीक है। इसको इस तरह से भी तोड़ के लिख सकते हैं। और जब आप ऊपर जब पूरा गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे 5 बार, तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको कुछ प्राप्त होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो उतना आपको करना नहीं है, गुणा उड़ा नहीं करना, आपको बस केवल इतना कर देना है कि ब्रैकेट को हटा देना है और आपको लिख देना है 2 की घात 5 और 3 की घात 5, क्योंकि पूरे का होल की घात 5 है तो इसलिए एक एक पे घात लग जाएगी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7 को लिखा जा सकता है। सेम जो क्वेश्चन नंबर 16 इसी को पलट दिया है, इसको आप तोड़ के हम अभी जो बताए थे सेम उसी तरीके से इसको तोड़ के लिखा है। तो 4/7 और 4/7 गुणे 4/7 तो कितनी बार है, 3 बार है। तो इसी को आप लिख सकते हैं 4/7 पूरे की घात 3, या तो फिर 4/7 पूरे की घात 3, या तो आप लिख लीजिए इस जो पूरा गुणा किया, या तो यही बराबर है 4/3 कर दीजिए या फिर 7/3, दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हैं, दोनों कुछ लिख सकते हैं अगर कोई ऑप्शन दिया हो। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 4/7 और पूरे की घात 3, क्योंकि 4 की घात 3/7 की घात 3 दिया नहीं है ऑप्शन में, अगर वो दिया होता तो वो भी सही होता। तो एक ही देगा आपको, ठीक है, चाहे। फिर आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। तो बैंकों का जो बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बैंकों का बैंक है उसका मुख्यालय मुंबई में है। आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है किसी भी क्वेश्चन में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। आइए बात करते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। तो राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक है और इलाहाबाद बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय जो है वो दिल्ली है, और पंजाब नेशनल बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं इस समय वर्तमान अध्यक्ष इस समय हैं एस एस मल्लिकार्जुन, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष हैं। और इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय वो है कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता है और पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय दिल्ली है। अगर हम इलाहाबाद बैंक के जो है इस समय जो है मुख्य वो हैं अध्यक्ष हैं, वो उनकी बात करें तो वो हैं जे पैकी रिसामी हैं इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक का देखिए दूसरा नाम है रिजर्व बैंक, इसी को हम दूसरे नाम में केवल परिवर्तित केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही ऑप्शन में दिया है वही सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 है 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। तो देखिए आपसे अभाज्य संख्या पूछा है, तो 9 और 12 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और 12। तो 9 तो दिया ही है, 12 भी दिया है, तो इसके बीच अभाज्य जो संख्या है वो केवल 11 है, एक अभाज्य संख्या है और एक 10 है जो भाज्य संख्या है। अब आप अभाज्य और भाज्य संख्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कम से कम 3 संख्या से कटे, और वह 3 संख्या कौन होनी चाहिए, एक तो खुद से कटे, कोई भी संख्या अपने आप से कटती है, और कोई भी संख्या 1 से कटती है, सभी संख्याएं 1 से कटती हैं और खुद से कटती हैं। भाज्य संख्याएं एक और संख्या से कटती है, जैसे 10 जो है वो 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या का कंडीशन होता है ये खुद से कटती हैं और 1 से। अब देखिए 11 केवल 11 से कटेगा और 1 से, तो इसलिए 11 अभाज्य संख्या हुई। अभाज्य संख्याएं केवल 2 संख्याओं से कटती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फाई किस समुच्चय को प्रदर्शित करता है। फाई प्रदर्शित करता है रिक्त समुच्चय को। रिक्त समुच्चय कुछ इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। इसी को हम, अगर इसमें पूछा जाए इसमें अवयवों की संख्या, तो आप बताएंगे 0।
और एकल समुच्चय के बारे में बात करते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, जैसे ऐसे समुच्चय का चिन्ह लिखा गया है, इसमें एक लिख दिया गया हो, या फिर कोई चिन्ह बना उसमें दो लिख दिया गया हो। एकल समुच्चय मतलब केवल एक समुच्चय जिसमें हम। परिमित समुच्चय के बारे में बात करते हैं, तो परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसका मान परिमित हो, मतलब जिसका मान मापा जा सके। अपरिमित समुच्चय जिसका मान अपरिमित मतलब आप परिभाषित नहीं माप सकते हैं, उसी को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे डाट डाट किसी कोई अंक लिखा गया उसके जैसे 1 2 3 4 5 डाट 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 लिख दिया गया, फिर इसके बाद समुच्चय का दोनों तरफ ब्रैकेट मझला ब्रैकेट लगा दिया गया, तो होता है अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय में क्या होता है, एक लिमिट संख्या दी गई है, जैसे 1 से 10 तक, 1 से 20 तक। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है उन्हें कहते हैं। देखिए सर, इस समुच्चय का चिन्ह इस तरह से कुछ बनेगा, इसमें कोई भी अवयव अगर नहीं दिख रहा है तो इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, और रिक्त समुच्चय को हम बताएं आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन है वो गलत है। इसमें क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रुपये 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वह कितना होगा, और ऑप्शन में आपको परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज में अगर आपको मान निकालना होगा तो वो आपको भी हम बता रहे हैं किस तरह निकालना आपको। देखिए, तो आप पहले लेंगे मूलधन, तो इसका सूत्र जो होता है इसको जब निकालेंगे आप तो ये इस तरह से निकालेंगे। 2000 का आप 5% निकालेंगे, ठीक है। तो 2000 का आप 5% गुणे 2 से इसी समय से गुणा कर देंगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, सरल ब्याज देखिए पूछा ना, बटे 100 जब आप कर देंगे तो 1 0 1 0 1 0 यहाँ कटा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, आपको कितना प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज आपको प्राप्त हुआ 200 रुपये। वर्ष का ब्याज होगा तो ब्याज कितना है, साधारण ब्याज आपको 200 रुपये प्राप्त हो गया। लेकिन अब 200 संख्या में तो उत्तर नहीं दिया गया है, उत्तर परसेंटेज में दिया गया है। तो आपको बताना है जो ये 200 है, ये मूल राशि जो है 2000, इसका कितना परसेंट है। तो 2000 का 200 कितना परसेंट है, यह निकालने के लिए आपको 200 में 100 से गुणा कर देना पड़ेगा और भागे 2000 कर देना पड़ेगा। तो आप इस तरह जब करेंगे 3 जीरो नीचे काटेंगे तो 100 में 2 जीरो और 200 में 1 जीरो आप काटेंगे तो आपको बचेगा ऊपर 20 और नीचे बचेगा 2। तो 2 से 2 को काटेंगे तो आपको मिलेगा 10%। हालांकि 10% ऑप्शन में नहीं है तो इसमें, लेकिन 10% सही होगा। देखिए हमने काट के 10% लिख दिया है। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। यदि 16:8 समानुपाते 18 अनुपाते यक्स, तो यक्स का मान, तो आपको इसमें यक्स का मान बताना है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से करेंगे। समानुपात में क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों का आप गुणा कराइए, तो बाह्य पदों का जब आप गुणा कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा 16x बराबर 18 गुणे 8, इतना होगा। अब यक्स को इधर रख लीजिए, 16 को उधर लेके चलाइए, तो इधर गुणा में उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 18/16 हो जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और 2 नवा 18, तो आपको कितना उत्तर मिल जाएगा 9। तो इसमें ऑप्शन कोई दिया ही नहीं है, लेकिन उत्तर इसमें सही होगा 9, ठीक है। यक्स का मान जो होगा वो 9 होगा। आइए आगे बात करते हैं। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कहलाता है। तो देखिए सभी के बारे में बात करते हैं। ये हो गया आपका वृत्त, इस चीज़ को जो राउंड राउंड जो वृत्त को बना रहा है इसी को हम बोलते हैं परिधि, ठीक है। अब आपके सामने, सॉरी एक मिनट टेक्निकल, ये हो गया वृत्त। अब इसको हम, इसी को हम बोलते हैं, इस पूरी गोले को हम बोलेंगे परिधि। ये हो गया वृत्त का केंद्र। अब केंद्र बिंदु से परिधि को एक बिंदु पर, परिधि के एक बिंदु पर टच करने वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि के 2 बिंदु पर टच करने वाली, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, इसको बोलते हैं हम व्यास, और इसी को हम वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी बोल सकते हैं। और वृत्त की जीवा अगर केवल सबसे, इसको सबसे बड़ी जीवा बोलेंगे, और जीवा जो वृत्त की परिधि को 2 बिंदु पर टच करे उसी को वृत्त की जीवा बोलते हैं। अगर यही रेखा पार करके वृत्त को निकल जाए तो इसी को प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा कहते हैं। और वृत्त के बाहर से किसी एक बिंदु को टच करने वाली रेखा को, इसको वृत्त की स्पर्शी रेखा कहते हैं। आइए और चीज़ों के बारे में जानते हैं वृत्त के। तो वृत्त के और चीज़ों के बारे में अगर बात करें, जो ऑप्शन में आपको दिया गया है, त्रिज्यखंड पूछा गया है। तो त्रिज्या, 2 त्रिज्याओं से कटे हुए खंड को जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है इसी को हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। और अगर हम वृत्त के जीवा से कटे हुए भाग की बात करें, ये जीवा, ये केंद्र बिंदु, ये जीवा से कटा हुआ भाग है, इसकी बात करें तो ये होगा वृत्तखंड, और त्रिज्या से कटे हुए भाग को बोलते हैं त्रिज्यखंड। आइए आगे बात करते हैं। सबकी बात हो गई, देखिए त्रिज्यखंड, वृत्तखंड,
परिधि और व्यास त्रिज्या सब कुछ बात करती हैं, बताती हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में दिया गया है 5x y प्लस 4xy प्लस 5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी में कॉमन हो। अब ऑप्शन में आपको दिया गया है x, तो क्या x सभी में है? पहली संख्या 5x प्लस वाई में x है, 4x प्लस जेड में भी x है, 5x प्लस क्यू में भी x है। आइए आगे भी देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और मिले। तो 5x क्या सब में है? नहीं है, देख लीजिए आप खुद, 5x किसी में नहीं है। और आगे की संख्या दी गई 4x, तो 4x केवल एक में है। और आगे दिया गया है x y प्लस जेड, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो एकदम गलत होगा। सही ऑप्शन इसमें होगा x, क्योंकि x सभी में है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो सभी में हो, सब में कॉमन हो। किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। तो ये देखिए घनाभ इस तरह से कुछ बनता है, और इस तरह से आप बनाएंगे, हम आपको बनाना सिखा दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, तो घनाभ में जो शीर्ष होता है वह होता है 8। देखिए शीर्ष मतलब होता है जहाँ पे 3 रेखाएं मिली हों, इसको आप कोना भी बोल सकते हैं। और ये होती हैं 8। देखिए एक ये हो गया, 2 हो गया, मतलब 4 ऊपर होते हैं, आपको पता होगा 4 ऊपर होते हैं और 4 ही नीचे होते हैं, तो इनकी संख्या 8 होगी। और 6 जो होता है, ये 6 यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। तो 6 केवल घनाभ में फलक होते हैं। फलक मतलब ये चौड़ा भाग, ऊपर का, नीचे का भाग, बगल का भाग, इस तरह से ये 6 फलक होते हैं। और फिर कोर होता है। कोर मतलब ये जो साइड वाला जो भाग होता है, ये जो बड़ा वाला भाग, इसी को कोर बोलते हैं। और कोरों की जो संख्या होती है वो होती है 12। ठीक है, समझ गए सब? तो देखिए 12 होते हैं कोर, 8 होते हैं शीर्ष जिसको आप कोने बोल सकते हैं, और 6 होते हैं फलक, 5 कुछ नहीं होता घनाभ में। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है? तो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल। देखिए 3 में 5 से आपको भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 0.6। अब आपको देखना है ऑप्शन में कौन सी ऐसी संख्या है जो 0.6 से बड़ी है। तो पहली संख्या की बात करें, 4 में 10 से भाग देंगे आपको प्राप्त होगा 0.4, जो कि 0.6 से छोटा है। छोटा का चिन्ह इस तरह से लगता है। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर बा के, तो बा माइनस के चिन्ह है। -4/10 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -0.4। ये तो ऑलरेडी माइनस लगा, छोटा हो गया। सा की बात करें, ऑप्शन नंबर सा की, तो दिया है 6/10। 6/10 का मतलब होता है 0.6। ये बड़ा नहीं है और बड़ा पूछा, ये बराबर है। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी है 7/10। 7/10 को सॉल्व करेंगे आप, 7 में 10 से भाग देंगे, आपको मिलेगा 0.7, और ये होगा 0.6 से बड़ा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही, 7/10। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। x² प्लस x प्लस 1/4 का गुणनखंड। गुणनखंड ऑप्शन से आप इसको सॉल्व करिए। ये क्या है? ये है a प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। यहाँ पे आप x को a मानिए, देखिए इस फार्मूले से, और 1/2 को आप b मानिए, और पूरे का ही होल स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। a² प्लस a² आप लिख सकते हैं प्लस 2ab प्लस b²। तो कहने का मतलब यहाँ क्या प्राप्त हुआ आपको, x² हो जाएगा, a का मान है, a का मान x है, b का मान 1/2 है। x² प्लस 2 गुणे a का मान x है, गुणे 1/2, b का मान 1/2 माने हैं, प्लस b² मतलब 1/2 का पूरे का स्क्वायर। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आपको कितना मिला, x² प्लस x प्लस 1/2 मिला है। तो 1/2 को आप जब तोड़ेंगे तो आपको देखिए फिर से सही ले लेते हैं, आपको काटने के बाद मिला है x² प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 1/2 को हम b मानते हैं और b का स्क्वायर होता है फिर सूत्र में। तो x² ऐसे रहेगा, x ये भी ऐसे रहेगा। 1/2 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर जब 1 गुणे 1 करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा, और 2 गुणे 2 कर देंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा, मतलब यहाँ 1/4 हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा, तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा x प्लस 1/2 पूरे की घात 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही आपको प्राप्त हो जाएगा a प्लस बी के इस फार्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि घनमूल, ये चिन्ह हमने अब ऊपर बताया था, ये इस तरह से 3 लिखा हो तो घनमूल निकाला जाता है -64। इसका जब घनमूल निकालेंगे, इसको आपको तोड़ना है -64 को। -64 को आप तोड़ेंगे तो इसको ये 4 4 में टूटेगा, -4 गुणे -4
गुणे -4। तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64। ऋण ऋण का गुणा कितना होगा ये धन हो जाएगा, फिर धन से ऋण में जब गुणा हो जाएगा तो फिर ऋण हो जाएगा। तो जब आप इतना पूरा सॉल्व करेंगे तो -64 प्राप्त होगा, और इसका पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -4 प्राप्त होगा। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा -4, बा वाला ऑप्शन सही। उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 32 भी है। 8 का घनमूल पूछा है, तो 8 को आपको तोड़ना है, तो 2 में तो आप तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। देखिए घनमूल का मतलब होता है 3 बार, यहीं वर्गमूल लिखा होता तो इसको 2 गुणे 2 करते, केवल 2 बार तोड़ते। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, आपको 8 प्राप्त होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 2 के। ठीक है, इसका घनमूल बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 8 का पूर्ण घनमूल 2 है। -4 का क्यूब, -4 का क्यूब मतलब -4 को आप 3 बार गुणा कर दीजिए। तो ऊपर अभी किए भी थे 64 के घनमूल में, -4 गुणे -4, 4 चौक 16 चौका 64। अब यहाँ पे चिन्ह क्या लगेगा, ऋण ऋण का गुणा होता है धन, और फिर यहाँ ऋण है, ऋण से धन में गुणा हो जाएगा तो ऋण हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है 0.1 की घात 3। तो 0.1 मतलब 0.1 का आपको 3 बार गुणा करना है। 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0 और 0.1, इसको जब आप गुणा करेंगे तो आप प्राप्त होगा 3 बार गुणा हुआ है तो 3 संख्या पे 0, तो आप पीछे 1 लिखेंगे, 0 लिखिए, 0 लिखिए और फिर दशमलव लगा दीजिए, फिर 0। तो 3 संख्या पे 0, देखिए पीछे से 3 संख्या को छोड़ के 0। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही प्राप्त होगा। तो आप 3 संख्या बनाने के लिए पीछे 0 0 लगा दीजिए। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें पहला वाला 0.001। घात 3 है तो इसलिए पीछे से 3 संख्या 0 लगाएंगे। घात यहाँ 2 होता तो आप लिखते हैं 0.01। घात अगर 4 होता तो यहाँ 3 0 लगाते हैं, क्योंकि आपको दशमलव के बाद 4 संख्या बनाई जाती और 1 लिखते अगर यहाँ घात 4 होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कोई भी घात दे, अगर दशमलव में कोई गुणा करके कोई भी घात दे तो उसमें पीछे की संख्या जो घात रहे वही उतनी संख्या बनानी पड़ती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। समुच्चय की अवधारणा सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दी थी। तो समुच्चय की जो अवधारणा है वह सर्वप्रथम जॉर्ज कैंटर ने दी थी, और श्री रामानुजम, ये श्रीनिवासम और रामानुजम ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने रामानुजम संख्या की खोज की थी। एक ऐसी संख्या है जिसको रामानुजम संख्या के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज की थी। समुच्चय के प्रकार, तो समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं। समुच्चय के कई प्रकार होते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही ऑप्शन होगा सभी। सीमित, परिमित एवं असीमित समुच्चय, एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय जिसको फाई से डिनोट करते हैं रिक्त समुच्चय। एकल समुच्चय में एक समुच्चय होता है। सीमित समुच्चय में जो सीमित हो, परिमित हो। ठीक है, असीमित समुच्चय में जो जिसकी सीमा ना हो, जिसका निर्धारण न किया जा सके, सब बता चुके पीछे। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करते हैं। समुच्चय ए बराबर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। तो समुच्चय की संख्या गिन लीजिए, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या। टोटल संख्या कितनी है, 5 है टोटल अवयव संख्या। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में, 39 के बारे में। 39 से समुच्चय जी बराबर कुछ नहीं दिया है तो यह है रिक्त समुच्चय में समुच्चयों की अवयव की संख्या बताइए। तो इसमें कोई अवयव नहीं, 0 से आप डिनोट करेंगे। इसी को आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, इसी को आप रिक्त समुच्चय भी बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं समुच्चय ए बराबर 1 3 4 5 6 डॉट 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 में कितने समुच्चय हैं। तो इसमें अनंत समुच्चय हैं, इसी को आप अपरिमित समुच्चय भी इसी को हम बोलेंगे। जो हम बताए नहीं थे, समुच्चय कोई लिखा रहेगा डॉट डॉट लिखा रहेगा, उसी को हम अपरिमित बोलेंगे। अपरिमित समुच्चय का मतलब है डॉट हटा दे, यही डॉट हटा दे और 6 तक संख्या लिख दे, तो यही हो जाएगा परिमित समुच्चय। समझ गए, देखिए यहाँ पे आ गया एग्जाम्पल भी हो गया आपका परिमित अपरिमित का। एकल समुच्चय में जिसमें एक समुच्चय है क्यों। और फिर आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। 100% की एक वस्तु 125 के भाव में बिकती है तो वास्तविक ब्याज की दर। तो देखिए 100% की वस्तु कोई भी अपने आप में 100% है, मान लीजिए 100 कोई भी अपने आप में 100% है, तो आप उसको जब 125 के भाव से बेचेंगे, मतलब 100 रुपये को 125 के भाव से बेचेंगे तो आपको प्राप्त होगा 25% का लाभ, या 25 रुपये का भी लाभ कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आइए आगे बात करते हैं। बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। तो बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है अस्थायी जमा पे, मतलब आप फिक्स डिपॉजिट जब करेंगे किसी पैसे को एक सीमित समय के लिए एक लिमिट में जमा करेंगे कि हम 5 साल के लिए जमा करें, 6 साल के लिए, तो आपको बैंक एक जो है सबसे ज़्यादा ब्याज देगा। ठीक है, और नॉर्मली बैंक जो ब्याज देता है 1 साल पे वो 8% देता है। 8% का मतलब अगर आप 1000 रुपये जमा कर रहे हैं तो आपको उसमें से 800 रुपये, 8% जो होगा 800 रुपये की बात हम करें
तो 8% मतलब हो जाएगा 10% होगा 1000 का 100 रुपये, तो 8% हो जाएगा 80 रुपये। तो बैंक आपको 80 रुपये देगा 100। तो आइए बात करते हैं आगे। तो आगे हम अगर बात करें तो चेक के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी होती है। तो बैंक लॉकर में जो सामान रखा गया है उसकी जानकारी किसको होगी? भैया जिसका बैंक लॉकर होगा उसी की जानकारी होगी। तो लॉकर धारक को होगी, ना कि अकाउंटेंट को। अकाउंटेंट को क्या जानकारी होगी उसमें क्या सामान रखा है, उसको तो केवल पता है हाँ इनका लॉकर है बस। मैनेजर को नहीं, किसी को नहीं, सिक्योरिटी किसी को नहीं, केवल बैंक धारक को, लॉकर धारक को होगी। सॉरी, बैंक नहीं, लॉकर धारक। चेक के प्रकार होते हैं। तो चेक के कितने प्रकार होते हैं? चेक के प्रकार, तो चेक के प्रकार सभी हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 10 सही जगह। ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, वाहक चेक। तो ये सभी चेक के प्रकार हैं। क्रॉस चेक में क्या होता है? क्रॉस चेक में एक ऐसे चेक होता है उसके फ्रंट पे दाएं साइड में दो ठो क्रॉस का चिन्ह लगाया रहता है। तो इन सब के बारे में देखिए, अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व करा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरी डिटेलिंग में सॉल्व करा दिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ तो हम केवल बोल के बता रहे हैं, वहाँ हम नोट्स के माध्यम से आपको सॉल्व कराए हैं। तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस पार्ट को ज़रूर जाके देखिए प्लेलिस्ट में। 2016, 2017, 18, 19 पेपर सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सॉल्व करा दिया गया है। आप किसी भी सेमेस्टर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी सेमेस्टर में हो, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो सभी ज़रूरी हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आइए हम बात करते हैं चेक के प्रकार के। तो चेक हमने बता दिया, ये सभी हैं चेक के प्रकार। फार्मों के खाते कहलाते हैं चालू खाता। तो आइए हम बात करते हैं चालू खाता। देखिए हम बताए नहीं थे, जो बिजनेसमैन होते हैं, फार्म मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो चालू खाता करते हैं क्योंकि उनको कभी भी पैसा निकालना रहता है, कभी भी जमा करना रहता है। तो आइए आगे बात करते हैं। बचत खाता खोला जा सकता है एक व्यक्ति के नाम से। सॉरी, इसमें एक व्यक्ति के नाम से नहीं, इसमें एक व्यक्ति के नाम से भी आप खोल सकते हैं बचत खाता, और जॉइंट खाता, संयुक्त खाता, मतलब 2 लोगों के नाम से भी बचत खाता खोलवा सकते हैं आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें, किस मूलधन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्र धन 121 रुपये हो जाएगा? मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन को ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें P प्लस ब्याज रहता है, P प्लस आई, A बराबर P प्लस आई होता है, ब्याज प्लस इंटरेस्ट। तो इसको निकालने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। इसमें मूलधन निकालने के लिए सूत्र होगा P बराबर A गुणे 100/100 प्लस R। अब लगा दीजिए सूत्र। तो P आपको निकालना है तो आप लिखेंगे P बराबर, एक मान दिया है 121 गुणे 100/100 प्लस 10 R नहीं दिया 10%, तो ये हो जाएगा पूरा कितना जुड़ के 110। ये हो जाएगा 110, मतलब यहाँ 11 हो जाएगा, ये पूरा जुड़ के 110 हो जाएगा नीचे। तो एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यहाँ 11 हुआ, 11 गिरहिया में 121, तो आपको कितना प्राप्त हुआ? यहाँ 11 गिरही में 121, तो और ये जीरो यहाँ लग जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा, तो 110 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें 110 सही होगा। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। कोई धन 16% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए लिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय है तो प्रति तिमाही दर होगा। देखिए कुछ नहीं करना, इसमें केवल 16 को तोड़ देना है। देखिए 1 वर्ष के लिए जाता है, और 1 वर्ष को हम तोड़े हैं, इसमें बोल रहा है प्रति तिमाही, मतलब 3 माह में। तो 1 वर्ष को आप तोड़ेंगे 3, 3 माह बराबर कितना हो जाएगा? 1 ईयर, मतलब 12 वर्ष। ठीक है। 3 3 6 3 3 3 चौक 12। अब ब्याज को तोड़ दीजिए। ब्याज को आप प्रति माह जो तोड़ेंगे 16% को, तो कितना तोड़ेंगे? 4% में 4% में आप ब्याज तोड़ेंगे। 4% में ब्याज तोड़ेंगे, मतलब हर तिमाही 4% ब्याज। तो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 4% ब्याज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करते हैं। सांख्यिकी की सर्वोपयुक्त परिभाषा, सांख्यिकी जो सर्वोपयुक्त परिभाषा जो दी थी वो दी थी लाविंट ने। ठीक है। आइए बात करते हैं, लाविंट ने परिभाषा दी थी सांख्यिकी की। क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसके बारे में बात करते हैं। 50 है, सांख्यिकी के पिता
कहलाते हैं। एकेनवाल जो हैं वह हैं सांख्यिकी के पिता। तो बस 50 क्वेश्चन तक, और एक अगली टॉपिक बनाएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन करवा देंगे। और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगली टॉपिक कल आएगी। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बहुविकल्पीय, अति लघु, लघु उत्तरीय सबके बारे में पूरी डिटेलिंग में चर्चा किए हैं। एक टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं, जितना उस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। तो वह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसके एग्ज़ाम में मैथ आने वाला है। तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के, और वहाँ से सभी वीडियो को देखिए। सभी इंपॉर्टेंट हैं। 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थर्ड सेमेस्टर के बना दिए गए हैं। नमस्कार सभी को, और सभी मित्रों को बाय बाय।